Okay, so basically today is the third lecture of vectors, right? Last lecture का एक quick recap कर लिया जाए. तो कल के लेक्चर में हमने पहले टाइप्स ऑफ वेक्टर से शुरू किया था. इक्वल वेक्टर के बारे में हमने बोला था वो वाला वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड भी सेम होता है एंड डायरेक्शन भी सेम होता है. फिर हमने बात किया था नेगेटिव ऑफ वेक्टर. तो किसी भी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर का मतलब क्या है? तो वो ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, उसको कहा जाता है नेगेटिव वेक्टर. फिर हमने डिस्कस किया था स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स. तो अगर एक वेक्टर है a और उसको हम कोई एक कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, मान लो k, तो उससे क्या होता है कि एक नया वेक्टर बनता है. अब उस नए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो k गुना हो जाता है, k टाइम्स हो जाता है. और डायरेक्शन कैसा रहेगा? तो डायरेक्शन डिपेंड करेगा k का साइन. अगर आपने एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो डायरेक्शन सेम रहता है, और अगर आपने एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो डायरेक्शन रिवर्स कर जाता है. जैसे नीचे ये चीज लिखी हुई है, सपोज वी हैव अ वेक्टर a, then if the vector is multiplied by a scalar quantity k, then we get a new vector with magnitude as ka. तो मैग्नीट्यूड ka हो, डायरेक्शन रिमेन्स सेम इफ k इज पॉजिटिव. अगर k पॉजिटिव है तो डायरेक्शन सेम रहेगा, k नेगेटिव है तो डायरेक्शन पलट जाएगा. ठीक है. देन ये उसका विजुअलाइजेशन था कि क्या बन जाएगा सिचुएशन फिर मल्टीप्लिकेशन से. फिर हमने देखा था प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन. क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है जब आप एक वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तब. ठीक है. तो ये सारी प्रॉपर्टीज का हमने डिस्कशन किया था. देन फिर वी डिस्कस्ड अबाउट एडिशन ऑफ वेक्टर्स. एडिशन ऑफ वेक्टर्स कहता है कि अगर एक, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था, अगर एक लड़की ए से बी तक जाती है और फिर बी से सी की तरफ जाती है, तो उसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट होता है वो नेट डिस्प्लेसमेंट होता है ए से सी की तरफ. और यहाँ पे जो आपका AC वेक्टर होगा, that AC vector will be equal to AB vector plus BC vector. This is known as the triangle law of vector addition. ठीक है. फिर हमने बात किया था डिफरेंस और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स. तो जैसे यहाँ पे हमको A वेक्टर प्लस B वेक्टर करना था तो ये AC वेक्टर आया था मान लो. सिमिलरली हमको हो सकता है कि दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन करना पड़े. तो दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन का लॉजिक क्या होता है कि दैट इफ A वेक्टर and b vector be any two vectors, then the difference of a minus b का जो डिफरेंस होगा उसको हम लिखते हैं a plus of minus b. a plus of minus b करने का टारगेट ये होता है कि हम उस सब्ट्रैक्शन को कहीं ना कहीं एडिशन के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करते हैं. तो हम प्लस बाहर निकाल देंगे, अंदर माइनस भी कर देंगे, तो माइनस भी एक्चुअली में क्या बन जाएगा? नेगेटिव वेक्टर बन जाएगा. किसका नेगेटिव वेक्टर बन जाएगा? बी का नेगेटिव वेक्टर बन जाएगा. और नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? तो नेगेटिव वेक्टर बी वेक्टर का वो वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन पलट जाएगा. तो उसको आप यहाँ पे समझ सकते हो कि अगर ए से बी, ए बी जो था आपका ए वेक्टर था, बी सी आपका बी वेक्टर था, तो अब माइनस बी क्या हो जाएगा? माइनस बी वो वेक्टर हो जाएगा जो बी का डायरेक्शन का ठीक उल्टा हो जाएगा, तो वो बी डी वेक्टर हो गया. तो बी डी वेक्टर और बी सी वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन उल्टा है. तो अब यहाँ पे जब आप बी डी वेक्टर को रिप्रेजेंट करोगे तो बी डी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए माइनस बी का यूज ही करेंगे. तो अब ए से बी, बी से डी, अगर आप ए से बी गए हो और बी से डी गए हो तो आपका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? आपका नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ए से डी की तरफ, है ना. नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ए से डी की तरफ. और उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो ए डी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी वेक्टर प्लस बी डी वेक्टर. अब ए बी वेक्टर तो आपका स्मॉल ए हो गया और बी डी वेक्टर आपका माइनस बी हो गया. तो फाइनली दिस कम्स आउट टू बी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर. सो द लर्निंग फॉर अस इज कि अगर हमको कोई दो वेक्टर्स का डिफरेंस भी निकालने के लिए दिया जाएगा तो हम जो सेकेंड वेक्टर है जिसके आगे माइनस साइन लगा हुआ है, कहीं ना कहीं हम उसको नेगेटिव वेक्टर में कन्वर्ट करके एडिशन का हेल्प लेके सॉल्व करते हैं. ठीक है. तो ये हो गया अपना लॉ. हाँ दर्श. सर नेगेटिव वेक्टर होने के लिए सर एक लाइन में दो डायरेक्शन होना जरूरी नहीं है ना? मतलब सर वो पैरेलल में भी हो सकता है ना? बिल्कुल पैरेलल भी बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. जैसे मान लीजिए कि ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम दिख रहा है, ये ए वेक्टर होगा तो आप इसको कह सकते हो माइनस ए वेक्टर. यहाँ पे आप ये लॉजिक कह सकते हो आदर्श कि हमको क्योंकि ट्रायंगल लॉ लगाना था, तो ट्रायंगल लॉ लगाने का एक छोटा सा कंडीशन होता है ना
कि आपका जो पहला वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट होता है वो अगले वेक्टर का क्या होना चाहिए, इनिशियल पॉइंट होना चाहिए। तो इसीलिए जब हमने बीसी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर लिया है तो उसको कहां से शुरुआत करवाया है, उसको बी से ही शुरुआत कराया है, क्योंकि बी आपका ए वेक्टर का क्या है, ए वेक्टर का फाइनल पॉइंट है, इसीलिए आपको ये डायग्राम दिखा। बाकी नेगेटिव वेक्टर का तो लॉजिक बस इतना कहता है कि कोई भी एक वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर वो वेक्टर होगा जिसकी मैग्नीट्यूड सेम होगी लेकिन डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, फिर ये वही चीज लिखा हुआ है कि वेक्टर एडिशन के लिए हमको क्या करना होगा, हमको टर्मिनल पॉइंट वगैरह मैच करना पड़ेगा। फिर आता था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए याद रखना, ट्रायंगल लॉ कहता है कि अगर आप ए से बी की तरफ गए एंड बी से सी की तरफ गए तो आपका नेट डिस्प्लेसमेंट होगा ए से सी। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ कहता है कि अगर आपके दो वेक्टर्स हैं जो सेम पॉइंट से, मान लो सेम पॉइंट से उनका सेम इनिशियल पॉइंट है एंड वो एक पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स की तरफ बिहेव कर रहे हैं। अगर दो वेक्टर्स हैं जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है और वो एक पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स की तरफ बिहेव कर रहे हैं, तो उस केस में उसका जो रिजल्टेंट होगा उन दोनों वेक्टर्स का, वो रिजल्टेंट आपका उस पैरेललोग्राम के डायगोनल के बराबर होगा। और वो कौन सा डायगोनल होगा, तो वही डायगोनल होगा जो दोनों वेक्टर्स के कॉमन पॉइंट से निकला हो। तो जैसे यहाँ पे आप इस डायग्राम को देखिए, OB एंड OA ये आपके दो वेक्टर्स हो गए, ये दोनों वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट सेम है O, और हम यहाँ पे ये दोनों आपके पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो इस केस में इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर आपका OC वेक्टर हो जाएगा। और इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए कहीं ना कहीं ट्रायंगल लॉ का हेल्प लिया गया था। याद कीजिए कल जब मैं समझा रहा था तो मैंने ये ब्लू कलर वाली लाइन पहले बनाई थी क्योंकि ये दो एडजेसेंट साइड्स हो गए, और अब ट्रायंगल लॉ लगाने के लिए हमको कहीं ना कहीं ये रेड कलर वाली लाइंस को ड्रॉ करना पड़ा। अब क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल होंगे, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, पैरेलल होते हैं, इसीलिए OA वेक्टर एंड BC वेक्टर दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों A वेक्टर होंगे। सिमिलरली OB वेक्टर एंड AC वेक्टर दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों B वेक्टर हो जाएंगे। तो अब अगर आप इस वाले ट्रायंगल को देखते हो, ट्रायंगल OAC, तो यहाँ पे एक परफेक्ट ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लग रहा है, क्योंकि अगर आप इनिशियली O पे खड़े थे तो अब आप O से A की तरफ गए हो, फिर A से C की तरफ गए हो, तो उस केस में आपका जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो आपका O से C की तरफ होगा, O से C की तरफ होगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर। अगर आप इस ट्रायंगल का भी लॉजिक देखोगे तो आप यहाँ पे पहले O से B की तरफ गए हो, फिर B से C की तरफ गए हो, तो उस केस में आपका ये B वेक्टर प्लस A वेक्टर हो जाता है। एक ही बात है, A वेक्टर प्लस B वेक्टर बोलूं या फिर B वेक्टर प्लस A वेक्टर बोलूं। ठीक है, तो इसका याद रखना, मैंने क्वेश्चन देखा हुआ है जहां पे सिंपली वो पूछता है आपसे 1 नंबर के लिए डिफाइन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एंड लोग वहां पे नंबर लूज करते हैं। इसीलिए मैं ये आपको डिफरेंस वापस से रिपीट करवा रहा हूँ, ट्रायंगल लॉ का लैंग्वेज क्या है, पैरेललोग्राम का लैंग्वेज क्या है, ये ध्यान रखना। ये नहीं कि पैरेललोग्राम लॉ को कह दिया वहां पे 2 टाइम्स ऑफ ट्रायंगल लॉ कर दी। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन की एक कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव मतलब A वेक्टर प्लस B वेक्टर विल बी इक्वल टू B वेक्टर प्लस A वेक्टर। एसोसिएटिव में हम 3 वेक्टर्स का एडिशन करते हैं, तो 3 वेक्टर्स का अगर एडिशन कर रहे हो तो अगर उसमें आप पहले 2 वेक्टर्स को ऐड करके फिर उसको तीसरे के साथ जोड़ोगे तो भी सही है, या फिर आप पिछले 2 को ऐड करके पहले के साथ जोड़ोगे तो भी सही है, दोनों में से कोई भी तरीके से आप फॉलो कर सकते हो। फिर एडिटिव आइडेंटिटी आपका 0 वेक्टर था, एडिटिव इनवर्स आपका नेगेटिव वेक्टर था, ये डिस्कस कर चुके थे हम लोग। फिर मैंने आपको होमवर्क दिया था जिसमें आपको सेकंड एक्सरसाइज और फर्स्ट एक्सरसाइज करना था एनसीईआरटी का, साथ में इस क्वेश्चन पे एंड किए थे। तो क्या ये क्वेश्चन आप लोग देखे हो, क्या आप लोगों ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है? कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया है, एक बार या तो हैंड रेस करो या चैट में बता दो, आप में से कितने लोगों ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है? चार लोग, 5 लोग,
निधि, दोनों आनंद, रिवांश, आद्या, अभिषेक, 6 लोग हो गए। नहीं अटेम्प्ट किया तो अभी ट्राई करो फिर। दो मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से ट्राई कीजिए, फिर इसको डिस्कस करेंगे। ओके, सो अंजन एंड राघवेंद्र ने सॉल्व कर दिया, अच्छी बात है। बाकी लोग, अंशु, अंजन, आनंद, निखिल, शिवम। ओके डन। शिवम क्या रहा है आंसर? रितेश थोड़ा अनम्यूट करना। यस सर। रितेश, तुम हमेशा एक चीज ऑब्जर्व किया गया कि सेशन के बीच में निकल जाते हो, फिर तुम आते नहीं हो, तुम जल्दी लीव करते हो, ऐसा क्यों? सर लास्ट में निकलते हैं सर। नहीं, कल कल की अगर बात सर की जाए तो कल 15 मिनट पहले, हाँ कल 15 मिनट पहले निकले थे। तो अब बेसिकली 1.25 घंटे की क्लास है, उसमें 15 मिनट पहले निकलना डज नॉट मेक सेंस ना। अभी मैंने वहां पे जो काम दिया था आपने नहीं किया होगा फिर। सर एक्सरसाइज 10.2 किए हैं 10.2 किया हो, ये वाला क्वेश्चन नहीं किया हो? सर। नहीं सर। अच्छा ठीक है, ट्राई करो एंड थोड़ा सा ये चीज ध्यान रखो, ये मैं बता रहा हूँ, ये नॉर्मली ऑब्जर्व किया गया आपको लेकर। ओके, ओके सर। चलो तो मेजोरिटी का यहाँ पे 2 आ रहा है ना, 2 आ रहा है आंसर। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑलरेडी मैंने आपको अपलोड भी करके रखा हुआ था, तो अभी लिख के उसमें टाइम नहीं स्पेंड करूंगा। देखिए, तो व्हाट इज द लॉजिक? लॉजिक इज, पहले तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है इफ सी इज द मिडिल पॉइंट ऑफ ए बी वेक्टर एंड पी इज एनी पॉइंट आउटसाइड ए बी। तो बेसिकली ऐसे आपने ए बी बना दिया रैंडम, है ना? ये आपका मान लो ये पॉइंट ए था, ये बी था, और इसमें आपका मिड पॉइंट था पी, सॉरी इसका मिड पॉइंट था सी, और पी पॉइंट एक था जो बाहर है। तो ऑप्शंस के हिसाब से ये दिख रहा है कि हमको पी ए, पी सी एंड पी बी तीनों को ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पी लिखा, यहाँ पे सी लिखा, और अब हमारे को ऑप्शंस के अकॉर्डिंग थोड़ा चलना था, है ना? ऑप्शंस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा चलना था। शिवम कह रहा स्क्रीन ब्लैंक है, चलो दोबारा शेयर कर देता हूं। क्लियर है अभी शिवम? ठीक है,
तो पीए वेक्टर पीबी वेक्टर, देखो पीए वेक्टर ये हो गया, पीवी वेक्टर ये हो गया, पीसी वेक्टर ये हो गया। तो सिंपल सा चीज सबको दिख रहा है यहाँ पे कि चारों ऑप्शंस जो है ना, चारों ऑप्शंस में तीन ही वेक्टर का नाम लिया जा रहा है, पीए वेक्टर का, पीबी वेक्टर का एंड पीसी वेक्टर का, है ना, इन्हीं का बस नाम लिया जा रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर हम ट्रायंगल लॉ लगाने की कोशिश करें, यहाँ पे ट्रायंगल लॉ तो क्लियरली लगते हुए दिख रहा है, दो दो ट्रायंगल बन, तो ये वाला वेक्टर इसका काम नहीं है, इसका काम नहीं है। लेकिन अगर आप इन दोनों वेक्टर्स में कुछ फाइंड करने की कोशिश करोगे तो आपको दिखेगा कि ये दोनों वेक्टर्स आखिरकार सेम वेक्टर्स है ना, दोनों वेक्टर्स कहीं ना कहीं सेम वेक्टर्स है। तो अगर हमने मान लो इस तरीके से रख दिया, दोनों का डायरेक्शन भी सेम रख दिया, तो क्योंकि सी आपका मिड पॉइंट था ए बी का, सी मिड पॉइंट है मतलब ए सी का लेंथ और सी बी का लेंथ सेम है, और अगर वहां पे हमने उनका डायरेक्शन भी सेम कर दिया तब तो फिर टेंशन खत्म। ठीक है, तो आपको एक बार यहाँ पे लगाना था वेक्टर लॉ, है ना, इस ट्रायंगल में वेक्टर लॉ लगाना था, और एक बार इस ट्रायंगल में वेक्टर लॉ लगाना था जैसे यहाँ पे लगा हुआ, और वहां से ऑटोमेटिकली आपको क्या मिल जाता है, ऑटोमेटिकली आपको 2 टाइम्स ऑफ पीसी वेक्टर निकल कर आ जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ऑप्शंस बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। मतलब एक चीज जो सारे ऑप्शंस में कॉमन था वो था पीए वेक्टर प्लस बीबी वेक्टर, पीए वेक्टर प्लस पीबी वेक्टर, पीए वेक्टर प्लस पीबी वेक्टर, पीए वेक्टर प्लस पीबी वेक्टर। तो चारों जब यही था, तो आप ऊपर वाला ट्रायंगल में वेक्टर लॉ लगा के निकालते क्या, पीए वेक्टर निकालते, नीचे वाले में ट्रायंगल लॉ लगा के क्या निकालते, यहां से पीबी वेक्टर निकालते, है ना। तो यहां से पीए वेक्टर कुछ के बराबर निकलता, यहाँ पे पीवी वेक्टर किसी चीज के बराबर निकलता, और फिर आप दोनों को ऐड करते। जब आप दोनों को ऐड करते तो चारों में से जो भी करेक्ट आंसर होना था वो खुद आएगा। ठीक है, तो ये जो स्ट्रैटेजी है ये कहीं ना कहीं हमको ऑप्शंस के हेल्प से थोड़ा समझना पड़ेगा। यस राघवेंद्र। सर एसी और बीसी का डायरेक्शन हमेशा अपोजिट रहेगा ना? एसी और बीसी पे डायरेक्शन हमेशा अपोजिट रहेगा। तो जो एसी का डायरेक्शन है उसका अपोजिट होगा ना बीसी का? ऐसा क्यों, क्वेश्चन में कहा तो नहीं है। अगर हम नॉर्मली ए बी वेक्टर कह रहे हैं, है ना, ए बी वेक्टर, तो ए से बी की तरफ जा रहे हैं, और उसी में बीच में एक पॉइंट आ गया है सी वेक्टर। चलो एक बार देख लेते हैं, ये चीज इशू क्रिएट कर सकती है वैसे। आदर्श, सर एसी का डायरेक्शन सी के साइड होगा ना, और बीसी का भी सी के साइड, तो वो अपोजिट हुआ ना सर। अगर सी ए बोलेंगे तो सेम डायरेक्शन में होगा। हाँ बट वो जो डायरेक्शन की बात कर रहे हो वो क्वेश्चन ने कहीं पे बोला नहीं है ना। चलो देख लेता हूँ मैं एक बार, एक मिनट यहाँ पे कैंसिल अगर करने के लिए जरूरत नहीं। अच्छा कैंसिल करने के लिए ना, वही लग रहा है, पी ए वेक्टर विल बी इक्वल टू पी सी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर। ठीक है, और अगर यहाँ देखें, ओके, तो कैंसिल करने के लिए हमको इसकी जरूरत पड़ेगी। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम वेक्टर लॉ लगाना चाहते हैं, नॉर्मली हम ऐसे देखेंगे, कि यहाँ पे अगर दूसरे ट्रायंगल में वेक्टर लॉ लगाएंगे तो हमारा पीवी वेक्टर जो होगा वो निकल कर आएगा आपका पीसी वेक्टर प्लस बीसी वेक्टर। अब दोनों को अगर ऐड करेंगे तो पीए वेक्टर प्लस पीबी वेक्टर, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है एसी और बीसी को हमको हटाना है, तो हटाने के लिए हमको डायरेक्शन ऑपोजिट करना पड़ेगा। यहाँ ऐड करेंगे तो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ पीसी वेक्टर आ रहा है, प्लस प्लस ए सी प्लस बी सी। अब ए सी प्लस बी सी क्योंकि दोनों एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर है, तो ये कट के 0 हो जाएंगे, है ना, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव है, तो इसलिए ये कट के 0 हो जाएंगे, और हमारे पास ऑप्शन 2 निकल कर आ जाएगा आंसर।
ओके, तो ये डिपेंड करता है। देखो, अगर हम सी बी लिख रहे हैं, मतलब जो नॉर्मल चीज आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि हम ए बी वेक्टर के ऊपर, ए बी वेक्टर ऐसा था ना कि इस तरीके से था, यहाँ पे ए बी, तो यहाँ पे ए, ठीक है। तो मान लो ये वाली केस में, अब इसमें अगर हमने बीच की पॉइंट रखी है सी, रखी है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि बीसी वेक्टर क्या होगा, तो बीसी वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो सीए वेक्टर के डायरेक्शन में ही होगा। बीसी वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो सीए वेक्टर के डायरेक्शन में ही होगा। लेकिन अगर आपसे सीबी पूछा गया, तो सीबी वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो आपका ऑपोजिट हो जाएगा, किसके? ऑपोजिट टू सीए वेक्टर हो जाएगा। बिकॉज आपका ओरिजिनल डायरेक्शन तो क्लियर है ना, तो क्वेश्चन में दे रखा था ए बी का ओरिजिनल डायरेक्शन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में आप कौन सा लाइन लिखते हो, कौन सा वेक्टर लिखते हो, वो क्लियर इंपॉर्टेंट है। अगर आप बीसी लिख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि बीसी का डायरेक्शन आपका सीए के डायरेक्शन में होगा, और अगर आप सीबी लिख रहे हो तो आपको ध्यान में रहना चाहिए कि वो सीए का ऑपोजिट हो जाएगा, बिकॉज बीसी एंड सीबी आर ऑपोजिट टू वन अनदर, है ना, एक दूसरे के नेगेटिव होंगे यहाँ पे। दैट इज इट। नेक्स्ट, जल्दी से इसको खत्म करते हैं। अब कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर। अब ये फिजिक्स में कर चुके हो आप लोग। किसी भी वेक्टर को उसके कंपोनेंट में ब्रेक करने का मतलब यही होता है कि उसका एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट क्या होगा, वाई एक्सिस पे कंपोनेंट क्या होगा, जेड एक्सिस पे कंपोनेंट क्या होगा, है ना। तो या फिर ये लॉजिक लगा सकते हो कि अगर आपके पास कोई वेक्टर है स्पेस में, तो उस वेक्टर से अगर आपने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो कहीं ना कहीं हम उसके कोऑर्डिनेट्स वगैरह देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी कैन रिप्रेजेंट एनी वेक्टर इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म। Let us assume and xyz coordinate plane and unit vector I, j, k are defined across xyz respectively. वो x एक्सिस के अलॉन्ग में i कैप, y एक्सिस के अलॉन्ग में z j कैप और z एक्सिस के अलॉन्ग में k कैप। xyz प्लेन का मतलब है 3D प्लेन मान के चल रहे हैं। तो वहां पे अगर हमारे पास मान लो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x, y, z दिए हुए हैं, है ना। if p x, y, z is given, अगर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो ये जो कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ रहता है इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म। और इसी में जब आप i, j, k लगा देते हो, मतलब उसके जो x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट के साथ आप i, j, k लगा देते हो, तो वो वाला जो फॉर्म होता है उसको हम कहते हैं वेक्टर फॉर्म। ये वाला क्या हो गया? दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ पॉइंट p, वेक्टर फॉर्म ऑफ पॉइंट p। अब क्योंकि आपने इसको प्रॉपर ब्रेक करके i, j, k के फॉर्म में रखा हुआ है, तो इसलिए हम इसको वेक्टर इन द कंपोनेंट फॉर्म कह रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे ये सारी चीजें आपको ध्यान में रहनी चाहिए कि उस वेक्टर में, जैसे पीछे क्या लिखा हुआ था, पीछे लिखा हुआ था आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अगर ये चीजें लिखी हुई थी, तो यहाँ पे आपका जो एक्स वाई और जेड होता है, एक्स वाई और जेड होता है, इनको कहा जाता है स्केलर कंपोनेंट। फिर आपका एक्स आई, वाई जे, जेड के, इनको कहा जाता है वेक्टर कंपोनेंट। खाली एक्स वाई जेड को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो एक्स वाई जेड को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, मतलब जो पॉइंट हो गया ना, पॉइंट, तो ये कैसे कहूं, जैसे आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर अगर ध्यान में रखा होगा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम एक पोलर फॉर्म बताते थे और एक नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स बताते थे। तो यहाँ पे भी आपका कोई भी पॉइंट अगर स्पेस में है, तो आप उसका रिप्रेजेंटेशन दो तरीके से कर सकते हो। एक सिंपली उसका कोऑर्डिनेट्स के हेल्प से, वो होता है रेक्टेंगुलर फॉर्म, और दूसरा होता है वेक्टर के हेल्प से। अब वेक्टर के हेल्प से वही कोऑर्डिनेट्स को अगर आप वेक्टर के फॉर्म में बताना चाहोगे, तो वो उस वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट हो जाएगा, और वही स्केलर कंपोनेंट्स में जब आई जे के लगा दोगे तो वो आपका वेक्टर कंपोनेंट हो जाएगा। बाकी उस वेक्टर का लेंथ, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको मतलब इसके जो भी वेक्टर स्केलर कंपोनेंट्स हैं उन सबको स्क्वायर करके ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। उन सबको स्क्वायर करके ऐड करना पड़ेगा। एक्स वाई जेड को और एक नाम कहा जाता है, क्या कहा जाता है उसको? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर आर। तो
तो क्या क्या चीजें देख लिया, एक्स वाई जेड पॉइंट दिया हुआ है तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, वेक्टर दिया हुआ है तो एक्स वाई जेड को स्केलर कंपोनेंट भी कह सकते हो, डायरेक्शन रेशियोज भी कह सकते हो। अगर एक्स आई वाई जी और जेड के की बात करें तो वो उनका वेक्टर कंपोनेंट हो जाएगा। अगर हमको उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ा तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप रूट अंडर सारे स्केलर कंपोनेंट्स का स्क्वायर करोगे, ठीक है। एंड इन केस इट इज गिवन LMNR डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर, देन अच्छा ये कुछ इनकम्प्लीट है यहाँ पे, इन केस इट इज गिवन LMNR डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर, तो एक काम करते खुद ही कुछ लिख देते हैं, then the unit vector in the direction of vector is equal to Li cap plus Mj cap plus Nk cap। तो अगर किसी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन हम लोग को दे रखा है LMN, आदर्श कह रहा है कि सर लास्ट लाइन इनकम्प्लीट था आदर्श, लास्ट लाइन कह रहा है कि अगर किसी भी वेक्टर का आपको डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है ना, किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता था पहले ये बताओ। डायरेक्शन कोसाइन वो जो वेक्टर है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है ना, उन एंगल्स का कॉस होता है, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइंस में क्या क्या रिलेशन होते थे, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वो रिलेशन वो भी यहाँ पे लिखा जा सकता था। दूसरी चीज, अगर आपको किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन पता है तो उस वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो यूनिट वेक्टर लिखोगे आप Li कैप प्लस Mj कैप प्लस Nk कैप, ठीक है। अंजन पूछ रहा है डिफरेंस बिटवीन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट एंड स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। देखो अंजन, अगर आप पॉइंट को रेक्टेंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो, मतलब कि पॉइंट को, कोई पॉइंट अगर 3D में है ना, जैसे मान लो पॉइंट P है, तो पॉइंट P के आपने कोऑर्डिनेट्स बता दिए 2, 3, 4, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन हुआ अंजन, दिस इज नोन एज द रेक्टेंगुलर फॉर्म। क्या कहेंगे इसको, इसको कहेंगे हम लोग रेक्टेंगुलर फॉर्म। तो अगर इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म कह रहे हैं तो यहाँ पे 2, 3, 4 क्या हो जाएगा, इनको कहेंगे हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। और वहीं पे अगर वही P पॉइंट का अगर पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, OP वेक्टर, लेट्स से R वेक्टर विच इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, बिकॉज अगर वो पॉइंट है ना तो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में आपका जो 2, 3, 4 के बारे में कहेंगे, इनको कहा जाएगा स्केलर कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर, ओके, आर वेक्टर। तो जो हम स्केलर कंपोनेंट का बात यूज करेंगे ना, वो किसी वेक्टर के लिए यूज करेंगे, और जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की बात करेंगे वो किसी पॉइंट के लिए यूज करेंगे, ओके। तो ये जो स्लाइड दिख रहा है स्टूडेंट्स, ये स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, छोटू छोटू क्वेश्चंस बहुत सारे निकल कर आ सकते हैं इससे, ओके। तो टॉपिक वाज किसी भी वेक्टर को उसके कंपोनेंट के फॉर्म में ब्रेक करने का मतलब क्या होता है, जो फिजिक्स में था ना कंप्लीटली वही है, प्रॉपर वही है, ठीक है। तो अब आपको क्वेश्चंस में क्या दिया जाएगा, या तो क्वेश्चन में आपको पॉइंट दिया जाएगा, ठीक है, या फिर आपको क्वेश्चन में वेक्टर दिया जाएगा। पॉइंट दिया जाएगा तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को आप कहोगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अगर वेक्टर दिया जाएगा तो उस वेक्टर को अगर उसके i j k के फॉर्म में लिखा हुआ है तो i j और k का जो कोफिशिएंट है आप उसको स्केलर कंपोनेंट कहोगे, xi yj और zk को आप वेक्टर कंपोनेंट कहोगे। अगर आपको उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ा तो आप रूट अंडर सारे स्केलर कंपोनेंट्स को स्क्वायर करके ऐड कर दो ना, आपको उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। और वही वेक्टर में जो i j k के आगे जो लगा हुआ है ना x y z, उसको डायरेक्शन रेशियोज भी कहा जाता है, ठीक है। इनफैक्ट अगर मान लो कोई पॉइंट P दिया हुआ है, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2, 3, 4, और अगर आपसे पूछा गया कि अगर P पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2, 3, 4 है तो उस पॉइंट का डायरेक्शन रेशियोज क्या होगा, तब भी आपका आंसर क्या निकल कर आएगा, 2, 3, 4 वही निकल कर आएगा। एक पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं
उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन रेशियोज भी वही रहेगा। ठीक है, और ये वाली चीज मैंने आपके एनसीईआरटी से उठाई है। If a vector and b vector are any two vectors given in the component form, अगर a vector और b vector आपके कोई भी दो वेक्टर्स है जिनको कंपोनेंट फॉर्म में ब्रेक किया हुआ है, जैसे ये a वेक्टर का कंपोनेंट फॉर्म हो गया और ये b वेक्टर का कंपोनेंट फॉर्म हो गया, तो उस केस में हम एडिशन जब करेंगे दोनों वेक्टर्स का, a वेक्टर प्लस b वेक्टर, तो उसमें क्या करोगे आप, उनके करेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को भी वैसे ही ऐड कर दोगे। तो ये ध्यान से देखो, a1 प्लस b1 i कैप, a वेक्टर प्लस b वेक्टर का एडिशन कैसे किया गया, ऊपर का i कंपोनेंट नीचे का i कंपोनेंट उनको ऐड किया गया, फिर ऊपर का j कंपोनेंट नीचे का j कंपोनेंट उनको ऐड किया गया, सिमिलरली ऊपर का k कंपोनेंट नीचे का k कंपोनेंट को ऐड किया गया। सो दिस इज हाउ द एडिशन इज परफॉर्म्ड। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन a माइनस b, तो ऊपर का वेक्टर माइनस नीचे का वेक्टर, तो ऊपर के वेक्टर का i कंपोनेंट माइनस नीचे के वेक्टर का i कंपोनेंट, इस तरीके से हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। नेक्स्ट, a वेक्टर और b वेक्टर इक्वल कब होंगे, तो वो इक्वल तभी होंगे जब उनके सारे कंपोनेंट इक्वल होंगे। ठीक है, ओनली व्हेन ऑल द कंपोनेंट्स आर इक्वल, ओनली व्हेन ऑल द कंपोनेंट्स आर इक्वल। अगर उसमें से एक भी कंपोनेंट इक्वल नहीं हुआ तो पूरा वेक्टर को आप इक्वल नहीं कहोगे। ठीक है, चौथा पॉइंट, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर ए बाय एनी स्केलर। अगर आप किसी भी एक वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये टॉपिक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि उसका मतलब क्या होता है, लेकिन अगर आपके सामने कोई वेक्टर दिया हुआ है जो कि अपने कंपोनेंट के फॉर्म में ब्रेक किया हुआ है ऑलरेडी, और उस वेक्टर में अगर हम कोई स्केलर मल्टीप्लाई करें, जैसे यहाँ पे हम लैम्डा मल्टीप्लाई करें, तो क्या होगा कि उसके सारे जो कंपोनेंट्स है ना, वेक्टर कंपोनेंट्स, वो सारे वेक्टर कंपोनेंट्स भी उतना टाइम्स हो जाएगा। तो लैम्डा इंटू ए वेक्टर आपका किसके इक्वल होगा, लैम्डा a1 i कैप प्लस लैम्डा a2 j कैप प्लस लैम्डा a3 k कैप के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज स्लाइड इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये। राघवेंद्र पूछ रहा है, हियर एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 0 डिग्री। यहाँ पे ऐसा कोई लेना देना ही नहीं है राघवेंद्र, अभी ये हमें नहीं पता एंगल क्या है, हमें बिल्कुल भी नहीं पता। अभी हम सिंपली ये देख रहे हैं कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स दिया गया है जिनको हम नॉर्मल एडिशन कर रहे हैं, तो उस केस में जो उनका एडिशन किया जाएगा, अगर वो कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है तो आप सीधे उनके कंपोनेंट्स को ऐड कर दोगे। देयर इज नो मेंशन अबाउट एंगल, एंगल वगैरह वाली चीजें मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स में आएंगी। ठीक है, एडिशन में तो आपको पता है ना कि हम फ्री वेक्टर का लॉजिक यूज कर लेंगे। मान लो ये आपका ए वेक्टर था, ये आपका बी वेक्टर था, अगर इनको ऐड करना है तो आप क्या करोगे, आप ऊपर वाले वेक्टर को उठा के इसके टर्मिनल पॉइंट पे ले आओगे, उसका इनिशियल पॉइंट इसका टर्मिनल पॉइंट सेम कर दोगे। तो जैसे फिजिक्स में फ्री वेक्टर का लॉजिक यूज करते थे, उस लॉजिक से इनको भी ऐड किया जा सकता है। ओके, सो इसके बाद आई थिंक मैंने ना स्लाइड नहीं बनाई है, चलो पहले एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करना, एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करो। लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस जे कैप। तो सवाल ये है कि इज मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। दूसरा सवाल है, आर द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इक्वल। दो सवाल पूछे गए इसके लिए। सही है आनंद, राघवेंद्र सही है। रिवांश, दो सवाल पूछे गए हैं, दोनों सवाल का आंसर यस और नो में आएगा। आदर्श, पहला का गलत कह रहे हो, पहला का गलत कह रहे हो। शुभम, आपने तो मॉडुलस निकाला है अभी। निधि करेक्ट, अनिमेश करेक्ट, अभिषेक सही है, आकाश करेक्ट, आनंद सही है, रितेश करेक्ट, दीक्षा करेक्ट, अंजन सही है, शिवम करेक्ट। तो बेसिकली ए वेक्टर का मॉड्यूलस निकालने का मतलब क्या है, रूट अंडर उनके आई जे के कंपोनेंट्स का स्क्वायर। अब आई कैप के आगे 1 लगा हुआ है तो 1 का स्क्वायर, जे के आगे 2 लगा हुआ है तो 2 का स्क्वायर, तो ये आपका √5 हो गया। सिमिलरली अगर हम बी वेक्टर का मॉडुलस निकालेंगे तो यहाँ पे आई के आगे 2 लगा हुआ है तो 2 का स्क्वायर, जे के आगे 1 लगा हुआ है 1 का स्क्वायर, तो ये √5 हो गया। ए वेक्टर √5, बी वेक्टर भी √5 है। तो क्या ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर है, ए वेक्टर का मॉडुलस, देयरफॉर
यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ए वेक्टर का मॉडुलस इज इक्वल टू बी वेक्टर का मॉडुलस है। लेकिन दूसरा सवाल, क्या ये वेक्टर्स इक्वल है? द आंसर इज नो, द वेक्टर्स आर नॉट इक्वल, द वेक्टर्स आर नॉट इक्वल because their components are not equal। अगर आप वेक्टर्स को इक्वल चाहते हो तो सिर्फ मैग्नीट्यूड इक्वल होने से काम नहीं होगा, ओके, आपके वेक्टर के कंपोनेंट्स को भी इक्वल होना पड़ेगा। ओके, डन। चलो, तो दो चीजें बच गई हैं, मैं जल्दी से एक बार आपको ले चलता हूं आपके एनसीईआरटी पे, ठीक है, उसका पार्ट नहीं बनाया है। तो बचा है सेक्शन फॉर्मूला एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 पॉइंट्स, वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। चलो एक बार पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। तो हमको ये कॉन्सेप्ट देखना है कि अगर हम 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो वो वेक्टर कौन सा फॉर्म होगा, ठीक है, वो वेक्टर कौन सा फॉर्म होगा। तो मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1। दूसरा पॉइंट है Q जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2। तो जब हम P और Q को ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, अब मेरे को इसका वेक्टर फॉर्म लिखना है, PQ का वेक्टर फॉर्म लिखना है। तो PQ का वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे? हाँ आदर्श, पढ़ना है, एक बार डिस्कशन खत्म कर ले, उसके बाद वेक्टर मल्टीप्लिकेशन बाय वेक्टर ही होगा। आगे के 2 एक्सरसाइजेस उसी पे बेस्ड है। ओके, सो यहां पे हम लिखेंगे लेट P x1, y1, z1 and Q x2, y2, z2 be the 2 points। ये 2 पॉइंट स्टूडेंट्स आपके स्पेस में थे, ठीक है, ये दोनों रैंडम पॉइंट्स से स्पेस में थे। आपने क्या किया, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। अब जब आपने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो आप उसका वेक्टर फॉर्म जानना चाहते हो, ठीक है, कि आखिर ये कौन सा वेक्टर होगा। अब इसके लिए क्या करेंगे कि अगर हम देखें P पॉइंट का, तो P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर OP हो जाएगा। Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? OQ हो जाएगा। और हम PQ निकालना चाहते हैं, है ना, PQ निकालना चाहते हैं, मतलब P से Q की तरफ जाना चाहते हैं। तो जो PQ वेक्टर होगा, अगर आप यहाँ पे ट्रायंगल लॉ लगाते हो, अगर आप यहाँ पे ट्रायंगल लॉ लगाने की कोशिश करोगे तो आपको दिखेगा OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर आपके किसके इक्वल है? OQ वेक्टर के इक्वल होगा यूजिंग ट्रायंगल लॉ, ठीक है, यूजिंग ट्रायंगल लॉ। तो यहां से आपका PQ वेक्टर क्या निकल कर आता है? आपका PQ वेक्टर निकल कर आता है OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर। लेकिन ये OQ वेक्टर एक्चुअली में क्या है? तो OQ वेक्टर तो स्टूडेंट्स आपका Q का पोजीशन वेक्टर है। तो OQ वेक्टर क्या है आपका? PV मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ Q। और OP वेक्टर क्या है आपका? OP वेक्टर है आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ P। तो कभी भी अगर आपको किसी भी पॉइंट कोई 2 पॉइंट अगर आपके स्पेस में है और आप उसको ज्वाइन करके कौन सा वेक्टर बनेगा ये जानना चाहते हो, तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको एक पॉइंट के पोजीशन वेक्टर माइनस दूसरे पॉइंट का, दैट्स ऑल, ठीक है, दिस वाज द कॉन्सेप्ट, सिंपल सा एकदम। उसके लिए हमको क्या करना पड़ा, रेड कलर का जो वेक्टर हमको ये निकालना था। अब इस रेड कलर का वेक्टर निकालने के लिए हमको ये OP और OQ ड्रॉ करना पड़ गया। OP और OQ, O आपका ओरिजिन है, तो ओरिजिन से जब हम पॉइंट को कनेक्ट करते हैं तो वो आपका पोजीशन वेक्टर बन जाता है उस पॉइंट का, राइट। तो इस केस में पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P हो गया। अब अगर स्टूडेंट्स मैं इसको वेक्टर फॉर्म में, कंपोनेंट फॉर्म में लिखूं,
अगर मैं इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखूं, ये जो इक्वेशन है ये एक तरीके से आपका नॉर्मल वेक्टर फॉर्म हो गया, ये आपका नॉर्मल वेक्टर फॉर्म हो गया। और अगर इसी को मैं पूरे कंपोनेंट में लिखने की कोशिश करूंगा तो ये बन जाएगा आपका x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ओके, तो ये जो फॉर्म लिखा मैंने, ये वाला फॉर्म क्या हो जाएगा, वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म, मतलब आपका पीक्यू वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म, है ना। सिंपल था, कोई ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है। तो फाइनल पॉइंट का वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का वेक्टर, ये लॉजिक लगा सकते हो, ठीक है। और ये चीजें ना लाइक हमें थोड़ा भी इसमें और आगे की कोई चीज की जरूरत नहीं है। अगर आप यह एनसीईआरटी देखोगे तो सेम चीज लिखी हुई है। यहाँ पे मैंने पॉइंट पी और क्यू लिया था, इसने पॉइंट P1 और Q1 लिया हुआ है, ठीक है। P1 और Q1 लिया हुआ है, देख सकते हो। इसके बाद वही वेक्टर लॉ लगाया गया एडिशन का। उसके बाद आपका मैग्नीट्यूड ये आपका कंपोनेंट फॉर्म में लिखा हुआ है। और अगर हमको इसका मैग्नीट्यूड निकालना हुआ तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप क्या करते हो, आप रूट लगाते हो और रूट के अंदर हम उनके आई जे के कॉम्पोनेंट को स्क्वायर कर देते हैं। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। तो ये हो गया खत्म। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट और बच गया है, दैट इज द सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले बाकी क्वेश्चंस देख लेते हैं एक्सरसाइज के। सेक्शन फॉर्मूला के क्वेश्चंस को छोड़ दूंगा, क्वेश्चंस को खत्म करके फिर सेक्शन फॉर्मूला पे आता हूं, ठीक है। बिकॉज लगभग 45 मिनट से बोले जा रहा हूं, थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। तो नीचे ही है क्वेश्चन हमारे। चलो बताओ, एक्सरसाइज 10.2 में कहां पे दिक्कत हुई है, कोई डाउट है मन में किसी का भी? एक्सरसाइज 10.2 में किसी तरीके का डाउट? निधि को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। एनीवन एल्स? मुझे नहीं लगता यहाँ पे आपको कोई कुछ भी फिजिक्स से अलग मिली होगी, है ना। इस एक्सरसाइज में आपको फिजिक्स वाला पार्ट अगर ठीक से क्लियर है तो आपको यहाँ पे कुछ भी अलग नहीं मिला होगा। किसी के कोई डाउट्स नहीं है? सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे ना? ठीक है, अगर कोई डाउट नहीं है तो अच्छी बात है। आते हैं सेक्शन फॉर्मूला पे। चलो लिखना अवॉइड करता हूं मैं अभी, एंड आई विल टेक द हेल्प ऑफ दिस टेक्स्ट। जिन जिन लोगों ने सेक्शन फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, कितने लोग हैं जिन्होंने सेक्शन फॉर्मूला जिनको नहीं पता, एक बार अपना हैंड रेज करना। हाँ आदर्श? नहीं, वो मैंने ही हैंड रेज किया। ठीक है, तो देख लीजिए गाइस। वैसे आज की क्लास में सेक्शन फॉर्मूला करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला का 2 क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, वो करेंगे। इसके बाद आज की क्लास को यही एंड करेंगे। जो डॉट प्रोडक्ट है वो कल प्रॉपर शुरू करेंगे, बिकॉज अभी डॉट प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए ज्यादा टाइम बचेगा नहीं, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट कल शुरू करेंगे एंड होपफुली कल ही खत्म हो जाएगा, इतना कुछ ज्यादा है नहीं, तो कल डॉट प्रोडक्ट खत्म होगा। ओके, तो जस्ट इन केस अगर किसी का सेक्शन फॉर्मूला क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, सो दे कैन लीव द सेशन, नो इश्यूज। आते हैं सेक्शन फॉर्मूला पे। जिन जिन लोगों ने हैंड रेज किया था, देखो एक बार पढ़ो, तो ये स्टेटमेंट पढ़ो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बिकॉज इसमें इससे ज्यादा हमें कोई चीज की जरूरत नहीं है। यस आनंद, डॉट प्रोडक्ट आपका एक्सरसाइज 10.3 हो जाएगा एंड क्रॉस प्रोडक्ट आपका एक्सरसाइज 10.4 हो जाएगा। तो जा सकते हो, अगर इस सेक्शन फॉर्मूला में कोई डाउट नहीं है तो आप लीव कर सकते हो। ये टॉपिक खत्म करने के साथ साथ मैं आज के सेशन को एंड कर दूंगा, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट से कल शुरू करेंगे।
नहीं, आनंद, अभी चैप्टर एंड होने में अभी हमें 3-4 क्लासेस लगेंगे, और आज तो तीसरा लेक्चर है ना। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर मैं पीवाईक्यूज वगैरह करवाऊंगा, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यूज। बाकी फिजिक्स में अगर सही से, बार बार कह रहा हूँ, फिजिक्स का वाला पार्ट मैकेनिक्स का सही है, तो आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। आदर्श सिलेबस खत्म करने के बाद आप लोगों के लिए अलग से क्लास रखी जाएगी, ठीक है, सबके लिए, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री में भी यही जो हमारी बात हुई है। ओके, तो आई थिंक रितेश, शुभम, आप लोगों ने थोड़ा स्टडी कर लिया होगा। रवि, पहला पार्ट क्या कह रहा है? लेट पी एंड क्यू हाँ बस काफी है निधि, इसमें इतना ही चाहिए, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। मतलब पर्सनली मैंने हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन देखे 1 नंबर के जो आए हुए हैं इससे। ओके, चलो, सो लेट पी एंड क्यू बी 2 पॉइंट्स रिप्रेजेंटेड बाय द पोजीशन वेक्टर ओपी एंड ओक्यू। तो ये पी वाला पॉइंट और ये क्यू वाला पॉइंट, ये आपके कोई भी 2 रैंडम पॉइंट्स थे, और इन रैंडम पॉइंट्स को आपने ओरिजिन से ज्वाइन किया। ओरिजिन से ज्वाइन करने के कारण आपका ये ओपी वेक्टर और आपका ओक्यू वेक्टर आपके पोजीशन वेक्टर बन गए पी और क्यू के, ठीक है। तो जब हमने पी क्यू को ज्वाइन किया, अगला लाइन क्या लिखा हुआ है? देन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स पी एंड क्यू, पी क्यू को आपने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब जब आपने उसको ज्वाइन किया, तो उसके ऊपर आपने कहीं पे भी एक रैंडम पॉइंट लगा दिया आर, पी क्यू के ऊपर आपने कोई रैंडम पॉइंट लगा दिया आर। अब ये आर जब पी क्यू के ऊपर आया, तो इसने इंटरनली डिवाइड कर दिया, है ना, इंटरनली डिवाइड कर दिया। अब इंटरनली जब इसको डिवाइड कर दिया रितेश, तो हमें अब इस आर पॉइंट का ना पोजीशन निकालना था। क्या निकालना था हमको? आर पॉइंट का पोजीशन निकालना था। अब थोड़ा सा अगर याद करोगे, तो 10th में जो सेक्शन फॉर्मूला होता था, ठीक है, 10th में सेक्शन फॉर्मूला होता था, 11th में स्ट्रेट लाइन में भी हम देखे, तो वहां पे जब एक लाइन के ऊपर एक पॉइंट आता है, एक लाइन के ऊपर एक पॉइंट आता है, तो वो उस लाइन को इंटरनली 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। बट एक और चीज होती थी एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन में जो पॉइंट होता है वो लाइन के बाहर रहता है, तो उस केस में भी वो डिवीजन आती है, ठीक है। तो अभी फिलहाल जो डायग्राम हमको दिख रहा है, ये डायग्राम है इंटरनल डिवीजन का। तो सिंपल से इंटरनल डिवीजन समझ जाते हैं, तो एक्सटर्नल में क्या चेंज होगा वो देख पाएंगे हम लोग। ओके, तो here we intend to find the position vector OR for the point R with respect to the origin O। तो हम यहाँ पे R पॉइंट का, यस अभिषेक, हम यहाँ पे R पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना चाहते हैं, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू O। तो हमारे पास क्या प्रेजेंट है, याद रखो, हमारे पास P पॉइंट दिया हुआ है, Q पॉइंट दिया हुआ है, और हमने PQ को ज्वाइन किया और उसके ऊपर का कोई एक रैंडम पॉइंट मार्क किया है R। हमको P पॉइंट और Q पॉइंट के हेल्प से ये R पॉइंट निकालना है, ठीक है। तो R पॉइंट निकालना है। अभी फिलहाल हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो सवाल है ये इंटरनल डिवीजन का क्वेश्चन, ठीक है। तो अब यहाँ केस लिया गया है, एक केस आपका इंटरनल डिवीजन का है, अगला केस एक्सटर्नल डिवीजन का है। तो इसने लिखा हुआ है व्हेन R डिवाइड्स PQ इंटरनली, जब ये वाला पॉइंट PQ को इंटरनली डिवाइड करेगा, ठीक है। तो एक तरीके से रेशियो के हिसाब से अगर देखोगे, तो आपका PR डिवाइडेड बाई RQ, PR मतलब यहां से यहां तक, और RQ मतलब यहां से यहां तक। तो PR बाई RQ का रेशियो क्या दिया है डायग्राम पे? M:n दिया है कि नहीं दिया? PR बाई RQ M:n दिया हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, N के साथ आपका PR आ जाएगा और M के साथ आपका RQ आ जाएगा, ठीक है। N के साथ PR आ जाएगा एंड N के साथ PR, M के साथ RQ आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना आपको, ये इस तरीके से लिखा गया है, वो रेशियो लिखा है, रेशियो को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया गया। ओके,
एंड नाउ आपका m और n क्या है, बिकॉज ये रेशियो में डिवाइड हुआ तो ऑब्वियस सी बात है m और n दोनों पॉजिटिव रहेंगे, दोनों पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। नाउ अब इस वाले ट्रायंगल पे और इस वाले ट्रायंगल पे दोनों पे लगाया गया है ट्रायंगल लॉ, ठीक है, दोनों पे लगाया गया है ट्रायंगल लॉ। अब ये देखो RQ वेक्टर निकाला, RQ कहाँ दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, ऊपर वाले ट्रायंगल में दिख रहा है। तो ऊपर वाले ट्रायंगल में अगर आपको कहा जाए RQ वेक्टर निकालिए, तो वो RQ वेक्टर कैसे निकालोगे? अगर यहाँ पे ट्रायंगल लॉ लगाना चाहते हो तो ये आपका पहला पॉइंट है, पहले यहां से इधर गए फिर इधर से इधर गए, तो आपका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ OQ, है ना, नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ OQ। तो हम ट्रायंगल लॉ के हिसाब से लिखेंगे OR का वेक्टर प्लस RQ का वेक्टर, RQ वेक्टर इज इक्वल टू OQ वेक्टर, इज इक्वल टू OQ वेक्टर। तो यहां से अगर हम RQ वेक्टर निकालेंगे तो हमारा RQ वेक्टर क्या निकल कर आएगा, वो निकल कर आएगा OQ वेक्टर माइनस OR वेक्टर। क्या निकल कर आएगा, OQ वेक्टर माइनस OR वेक्टर। अब डायग्राम में देखो OQ वेक्टर आपका क्या है, तो दैट इज B वेक्टर, और आपका OR वेक्टर क्या है, सो दैट इज R वेक्टर। तो यहां से हमारे को RQ वेक्टर मिल गया B वेक्टर माइनस R वेक्टर। तो अभी तक हमने इस प्रूफ में क्या क्या चीजें देखी, हमने देखा कि हमारे पास P पॉइंट और Q पॉइंट दिया हुआ था, हमने उसको ज्वाइन किया, उसको ज्वाइन करके उसके ऊपर एक पॉइंट मार्क किया R, और हम अभी P और Q के हेल्प से उस R का पोजीशन निकालना चाहते हैं। हमने यहाँ पे ये लॉजिक देखा कि R को जब आपने PQ के ऊपर मार्क किया है तो उसने PQ को कुछ m/n रेशियो में डिवाइड किया, तो उस लॉजिक को यूज करके ये आपने पहला इक्वेशन लिखा है। अब इस पहले इक्वेशन में ध्यान से ऑब्जर्व करो, आपको एक RQ वेक्टर दिख रहा है और एक PR वेक्टर दिख रहा है। तो अब हम ट्रायंगल लॉ लगाकर इस ट्रायंगल से RQ वेक्टर निकालेंगे, इस ट्रायंगल से PR वेक्टर निकालेंगे। तो यहाँ पे RQ वेक्टर निकला है B माइनस R, यहां से PR वेक्टर निकला है R माइनस A, और इन वैल्यू को उठा के कहां पे पुट करोगे, इन वैल्यू को उठा के पुट करोगे ऊपर, ऊपर पुट करके टारगेट क्या होगा, तो क्योंकि हम R का पोजीशन निकालना चाहते हैं तो मेरे डायग्राम में जो OR है, मेरे डायग्राम में जो OR है वो एक्चुअली में तो R वेक्टर है। तो बेसिकली आपने, अच्छा ये बताओ जिन जिन लोगों ने नहीं पढ़ा था इतना पार्ट समझ में आया है, कोई डाउट है यहाँ पे, इस यहाँ पे कोई डाउट किसी भी तरीके का, किसी को? इतना तक क्लियर है ना? तो हम अब क्या करेंगे ये नीचे वाली लाइन देखो, नीचे वाली लाइन क्या दिख रही है, RQ वेक्टर आपका B माइनस R के बराबर है, PR वेक्टर आपका R माइनस A के बराबर है, इनको कहां पे पुट करेंगे ऊपर, तो ऊपर है M इंटू RQ, तो वो बन जाएगा M इंटू B माइनस R, N इंटू PR वो आपका बन जाएगा N इंटू R माइनस A। तो देखो यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है। अब ये Y कैसे लिखा हुआ है, तो आप ऐसे समझो कि अगर ये इक्वेशन 1 होता और ये आपका इक्वेशन 2 होता, तो Y का रीजन क्या लिखूंगा, पुटिंग 2 इन 1, इक्वेशन 2 का वैल्यू उठा के 1 में पुट किया, और यहां से आपको R वेक्टर निकालना है। तो ये R वेक्टर का ये एक्सप्रेशन देख के घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अभी हम निकालते हैं इस एक्सप्रेशन को। तो आप यहाँ पे इसको ओपन करो, ब्रैकेट को ओपन करो। जब आप ब्रैकेट को ओपन करोगे, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूं, तो आपको मिलेगा MB वेक्टर माइनस MR वेक्टर इज इक्वल टू NR वेक्टर माइनस NA वेक्टर। अब क्योंकि यार हमको R वेक्टर निकालना है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, R वेक्टर वाले टर्म को एक जगह बाकी को दूसरे जगह, तो ये NA को लेकर आ जाओ लेफ्ट में, NA को लेकर आ जाओ लेफ्ट में, तो ये माइनस NA इधर आके बन जाएगा प्लस NA, और MR को भेज दो राइट में, MR को राइट में भेजोगे तो MR प्लस MR कितना हो जाएगा, 2MR हो जाएगा, सॉरी ये N है ना, यहाँ पे N है, तो ये आपका हो जाएगा MR वेक्टर प्लस NR वेक्टर, वहां से R वेक्टर कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में आएगा M प्लस N, और उसी M प्लस N को क्रॉस मल्टीप्लाई कहां पे कर देना है, उसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना नीचे M प्लस N, तो ऊपर आएगा आपका MB वेक्टर प्लस NA वेक्टर। तो अगर आपको थोड़ा भी याद आ रहा है तो बहुत हद तक वो सेक्शन फॉर्मूला जैसा एक्सप्रेशन था कि नहीं, My2
प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, था कि नहीं? पूरा वैसा चल रहा है कि नहीं? जो अगर मैं थोड़ा सा सेक्शन फॉर्मूला वाला पार्ट को आपको रिकॉल करवाऊं तो वहां पे ऐसे लाइन होता था, ठीक है? यहाँ पे होता था आपका x1, y1, यहाँ पे होता था आपका x2, y2, यहाँ पे आपका पॉइंट मान लो ये P था, ये Q था और ये R था। R ने इसको रेशियो में डिवाइड किया m/n में, तो यहाँ पे m, यहाँ पे n, तो हम कहते थे ना m इंटू दूर वाला mx2, फिर n के साथ x1 nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, करते थे ना ये चीज। तो अगर आप ये चीज समझ पाए हो, है ना, अगर आप ये चीज समझ पाए हो तो इस डायग्राम में भी देखो, हाँ इस डायग्राम में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये देखो m के साथ हम कौन सा वेक्टर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये वाला वेक्टर, और n के साथ हम कौन सा वेक्टर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये वाला वेक्टर, दूर वाला वेक्टर, ठीक है? तो m इंटू बी वेक्टर प्लस n इंटू ए वेक्टर डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो आई होप ये समझ में आ चुका होगा, अब क्लियर है ये चीज? ठीक है, और ये हो गया आपका इंटरनल डिवीजन के लिए, ये आपका केस 1 था। अब देखो नीचे आपका केस 2 के लिए क्या लिखा हुआ है, केस 2 का आपको सारा एक्सप्लेनेशन दिख जाएगा, सिर्फ चेंज क्या है फॉर्मूले में, तो आप देख सकते हो वो बीच में माइनस आ गया, यहाँ पे प्लस की जगह पे बस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है? प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा। तो बस इतना हमको याद रखना है और इसके ऊपर सवाल देख लेते हैं। अच्छा, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होगा, m और n का वैल्यू 1। अगर मान लो कि r पॉइंट PQ के ठीक बीच में आएगा तो उस केस में m/n कितना हो जाएगा, m/n आपका 1:1 हो जाएगा। तो फॉर्मूले में m और n की जगह पे 1 पुट कर दीजिएगा, ठीक है? तो इसी के साथ ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको वो आइडिया क्लियर हो जाए कि सवाल कैसा पूछते हैं वो लोग। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट r which divides the line segment joining PQ। अब ये P का पोजीशन वेक्टर है और ये Q का पोजीशन वेक्टर है, ठीक है? इसको आप अभी फॉर्मूला याद रखे हो तो इसको A वेक्टर मान लो और इसको B वेक्टर मान लो इन द रेशियो 2:1। तो रेशियो 2:1 मतलब m का वैल्यू 2 हो गया और n का वैल्यू 1 हो गया। तो अगर इंटरनल डिवीजन होता है स्टूडेंट्स, तो इंटरनल डिवीजन में फॉर्मूला क्या था, इंटरनल डिवीजन में फॉर्मूला था m इंटू बी वेक्टर प्लस n इंटू ए वेक्टर डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो सवाल में सारा वैल्यूज आपको पहले से दिया रहेगा, m का वैल्यू 2 है, b वेक्टर क्या है, ये -i प्लस j प्लस k, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -i प्लस j प्लस k। मैं i j k के ऊपर वो कैप नहीं लगा रहा, ठीक है? तो i -i प्लस j प्लस k, n इंटू ए, n का वैल्यू तो उधर 1 दिख रहा है, तो n का वैल्यू 1, a वेक्टर क्या है आपका, तो i प्लस 2j माइनस के होल डिवाइडेड बाई m प्लस n, मतलब 2 प्लस 1, ठीक है? और बस ऊपर ब्रैकेट ओपन करोगे, i वालों को एक साथ कर देना, तो जैसे यहाँ पे -2 प्लस 1 तो आपका -i कैप प्लस 2j प्लस 2j प्लस 4j हो जाएगा प्लस 2k माइनस के, मतलब एक k बचेगा, होल डिवाइडेड बाई 3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इंटरनल डिवीजन के केस में, ठीक है? ये आपका आंसर हो जाएगा इंटरनल डिवीजन के केस में। तो आई होप समझ में आ गया होगा, सिंपल सा प्रोसेस है। और एक्सटर्नल डिवीजन में बस इस प्लस की जगह हमको क्या करना है, माइनस कर देना है। प्लस की जगह पे आप यहाँ पे माइनस लगा दोगे और यहाँ पे माइनस लगा दोगे। आया समझ में जिन जिन लोगों ने नहीं पढ़ा था? क्लियर है? कोई डाउट है मन में तो बताइए, हमारे पास टाइम है अभी। डाउट नहीं है तो एंड करेंगे फिर क्लास को। क्लियर है? परफेक्ट। तो इसी के साथ ये वाला टॉपिक खत्म। यस बिल्कुल अनिमेश, करेक्ट, ठीक है? तो अब हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे डॉट प्रोडक्ट। कल ही डॉट प्रोडक्ट का सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में डॉट प्रोडक्ट के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट पे आएंगे। मतलब मुझे दिख रहा है
कि मैक्सिमम 3 क्लास में आपका एनसीईआरटी खत्म हो जाएगा, एक क्लास मान लो थोड़े अच्छे क्वेश्चंस के लिए, मैक्सिमम 4 क्लासेस, 4 क्लासेस के अंदर ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। ओके, चलो फिर स्टूडेंट्स यहीं पे फिर आज की क्लास को एंड करते हैं। बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल की क्लास में।